होली का त्योहार अभी कुछ दिनों बाद ही आने वाला था। दिग्विजय जी के घर में साज सजावट शुरू होने ही वाली थी। घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छाई हुई थी। गांव में रह रहे दिग्विजय जी और रेखा जी अपने बेटे के घर आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ साल पहले ही उनके बेटे चंदन को नौकरी के लिए उन्होंने शहर भेजा था। आज वो एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। सैलरी भी अच्छी खासी कमा लेता है। नौकरी पाने के बाद उन्होंने एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी भी कर दी है। बेटा बहू शहर में ही रहते हैं और उनका एक 4 साल का पोता भी है। रेखा जी अपने बेटे बहू के लिए उनके पसंद का पकवान बनाने में लगी हुई है। दोपहर होने को आई थी, तभी गांव के कुछ बच्चे कोलाहल करते हुए किसी गाड़ी के पीछे दौड़े जा रहे थे। खिड़की से झांककर जब रेखा जी ने देखा तो बेटे बहू और पोते गाड़ी से उतर रहे थे। अंदर प्रवेश करते ही दोनों ने माँ बाबूजी के पैर छुए और फिर हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो लिए। एक तो वे लोग इतने दिनों बाद आए थे और दूसरा कि आज त्योहार का भी दिन था, तो इसलिए वे चाहते थे कि इस खुशी के अवसर पर बेटे बहू को एक सरप्राइज क्यों ना दे दिया जाए। रात को डिनर के समय बाबूजी ने बेटे से कहा, बेटा हमने शहर में एक मकान खरीद लिया है जहाँ पर हम कभी कभार जाकर रहा करेंगे। वैसे भी तुम तो गांव आते भी नहीं हो, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम ही तुम्हारे नज़दीक कोई मकान खरीद लेते हैं और वहीं जाकर कभी कभार रहा करेंगे, जिससे हम अपने पोते से भी मिल सकेंगे और हमारे परिवार में खुशियाँ भी बनी रहेगी। बेटा तुझे कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मकान को अपने नाम से खरीद लिया है और सारे पैसे भी मैंने चुका दिए हैं। अब तुझे यहाँ आने की तकलीफ भी नहीं करनी पड़ेगी। जब हमारा मन करेगा हम वहाँ जाकर रह लेंगे। पापा आपने मुझसे बिना पूछे ही क्यों मकान खरीद लिया? मुझे बताया होता मैं कोई किराए का घर आपको वहाँ पर देखकर दे देता। चंदन ने चावल खाते हुए कहा, बेटा हम तुझे सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए हमने तुझसे कुछ नहीं कहा और हमें तो अपना मकान चाहिए था। किराए का घर में वह सुख कहाँ है जो अपने मकान में है। मैं नहीं चाहता था कि हमारे वहाँ पर रहने से तुझे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाए। बहू भी नौकरी करती है, इसलिए वह भी कब तक हमारे लिए करती रहेगी। इसी कारण मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा। तेरी माँ भी बहुत दिनों से कह रही थी कि उसे अपने बेटे और बहू के पास जाना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक घर हम शहर में भी खरीद लेते हैं ताकि हमारी आन जान बनी रहेगी। इस बुढ़ापे में हम शहर में तेरे सामने रहेंगे तो हमारा मन भी लगा रहेगा। एक हफ्ते की छुट्टी समाप्त होने के बाद अब बेटे बहू के शहर जाने का समय आ गया था। वे लोग आज ही शहर के लिए निकल गए। जाते समय उन्होंने बेटे से कहा, बेटा समय समय पर हमें फ़ोन करते रहना। तेरी माँ भी तेरे बारे में मुझसे पूछती रहती है। तेरी माँ को बहुत ही फिक्र रहती है। कुछ दिन बाद ही अब चंदन के बेटे मोनू का जन्मदिन आने वाला था। इधर ऑफिस में चंदन ने बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस करी थी, तो इसलिए उनके बॉस उसके प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे। एक तो जन्मदिन की खुशी और दूसरा उसके प्रमोशन की बातें चलना उसके लिए डबल पार्टी का माहौल बना रहा था। चंदन ने अपने ऑफिस के सहकर्मियों को पार्टी में आने का निमंत्रण पहले से ही दे दिया था। वो अपने बेटे के बर्थडे पार्टी में कोई कमी नहीं रखना चाहता था। मोनू के दोस्तों को भी उसकी माँ तन्वी ने पहले से ही निमंत्रण दे रखा था। घर के साथ सजावट भी तन्वी ने अपनी मर्जी से ही करना शुरू कर दिया था। मोनू के लिए शॉपिंग और गिफ्ट्स खरीदने एक दिन संडे को वे दोनों शॉपिंग मॉल में गए। वहाँ पर उन्होंने अपने बुजुर्ग माता पिता को देखा, पर दोनों पति पत्नी उनसे मुलाकात न करके वहाँ से चुपचाप निकल गए। इसके बाद वाले दिन ही मोनू का जन्मदिन का पार्टी था, पर शॉपिंग मॉल से लौटने के बाद ही उसके बुजुर्ग माता पिता उनके घर पहुँच गए। रात को साज सजावट के बाद बेटे बहू ने माँ बाबूजी को खाने के लिए बुलाया। खाना खाते समय वो बाबूजी से कहने लगा, बाबूजी आप शहर आने का कष्ट क्यों किए? मुझे फ़ोन करके बता दिया होता, मैं आपको मोनू के जन्मदिन का केक पहुंचाकर आ जाता। माँ जी को भी इस उम्र में यहाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बेकार में आपने अपनी परेशानियों को बढ़ा लिया। कल मोनू के जन्मदिन पर आप लोग यहाँ न रहकर अपने मकान में चले जाइएगा। यहाँ पर सब फैशनेबल लोग पार्टी अटेंड करेंगे। आपको यहाँ रहकर पार्टी में अकेला महसूस होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको बुरा लगे। इसलिए मैं आपसे पहले ही कह दे रहा हूँ कि कल आप अपने मकान में चले जाइएगा। दूसरे दिन सुबह
पोते के प्रेम ने माँ बाबूजी को जाने नहीं दिया। बहू ने मोनू को बहुत समझाया कि माँ बाबूजी को अपने मकान में जाने दो, पर मोनू अपने जिद पर अड़ा रहा और दादा दादी को जाने से रोक लिया। जन्मदिन का अवसर था, इसलिए चंदन और तन्वी नहीं चाहते थे कि मोनू रूठ कर बैठ जाए, इसलिए उन्होंने मोनू के खुशी के लिए अपने माँ बाबूजी को वहाँ रहने दिया। शाम हो चली थी, अब धीरे धीरे सभी गेस्ट आने लगे थे। मोनू भी अब सज धज कर बाहर निकल कर आया था। चंदन और तन्वी सभी गेस्ट के स्वागत में लगे हुए थे। आज उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा ही खुशी झलक रही थी। थोड़ी देर बाद दिग्विजय जी अपने बेटे को ढूंढते हुए उसके कमरे के पास जा पहुंचे। शाम से दिग्विजय जी और उनकी पत्नी ने कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो बेटे से खाना मांगने के लिए गए थे। चंदन उन्हें देखते ही गुस्से से बोल उठा, ये पुराने वस्त्र पहनकर अपने कमरे से बाहर क्यों आ गए हैं और पीछे माँ भी आ गई है। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि पार्टी की शाम आप दोनों एक कमरे में चुपचाप पड़े रहेंगे। आप इतने ओल्ड फैशन के हैं कि शहर के लोगों को यदि पता चला कि आप मेरे माँ बाबूजी हैं तो वो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। आप जैसे गंवार लोगों की वजह से आज मेरी नाक कटने वाली है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप लोग दूसरे कमरे में जाकर चुपचाप बैठे रहिए। कुछ देर बाद मेरे कंपनी के बॉस आने वाले हैं। आप लोगों को ठीक से अंग्रेजी भी बोलना नहीं आता है। मैं कैसे आपको उनसे मिलवा सकता हूँ? वो आपको देखेंगे तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। इतना सुनते ही दिग्विजय जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वे कमरे में जाकर अपना बोरिया बिस्तर लेकर अब पार्टी से निकलकर जाने लगे कि तभी कंपनी का बॉस पार्टी में आ पहुंचा। उनकी सबसे पहली नजर उन दो जाते हुए बुजुर्गों पर ही पड़ी। उन्होंने चंदन को बुलाकर उनके बारे में पूछा तो वो हकलाते हुए कहने लगा, सर वो एक्चुअली मेरे मॉम डैड हैं। वे गांव से अभी अभी शहर आए हैं। उन्हें यह पार्टी में रहना पसंद नहीं है, इसलिए वो चले जा रहे हैं। आप आइए इधर, मैं आपको अपने बेटे से मिलवाता हूँ। मुझे गांव के लोग बहुत ही पसंद है। तुम उन्हें किसी भी हाल में यहाँ बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बेटे से बाद में मिलूंगा, पर मुझे उनसे अभी के अभी मिलना है। बॉस ने उत्साह भरे स्वर में चंदन से कहा। चंदन और तन्वी सोच में पड़ गए कि यदि माँ बाबूजी को बॉस से मिलवा दे तो उसकी प्रमोशन अब कभी नहीं होगी, पर जैसा कि बॉस का आदेश था इसलिए वो दौड़कर अपने माँ बाबूजी के पास गया और उन्हें बॉस के सामने लेकर आ खड़ा हुआ। बॉस ने माँ बाबूजी को प्रणाम किया और फिर उन्हें एक कुर्सी देकर बैठाया और उन्हें शरबत देने को कहा। दोनों बुजुर्गों के आंखों से आंसू को देखते ही उन्हें समझते देर न लगी कि आखिर हुआ क्या है। उन्होंने चंदन को उसके इस बर्ताव के लिए खरी खोटी सुनाई। तुम आज जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों के पास अच्छे डिग्री होना आवश्यक है। यह डिग्री तुम्हें यूं ही नहीं मिल गई है। तुम्हारे माँ बाबूजी ने बचपन से ही तुम्हारे सारे खर्चे उठाकर तुम्हें आज यहाँ तक पहुँचाया है। तुम्हें अभी गांव के माता पिता पुराने जमाने के ओल्ड फैशन के लग रहे हैं, पर जब तुम्हें पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी तब उनके पैसे लेते समय क्या तुम भूल गए थे कि ये पैसे पुराने ओल्ड फैशन के हैं? अगर हम एक 100 रुपये के नोट को कुछ सालों के लिए अपने पास रख देते हैं तो वो क्या पुराना और मैला होने के बावजूद भी उसकी कीमत घट जाती है? नहीं ना। ठीक उसी तरह समय बीतने के बाद हमारे माँ बाबूजी बुजुर्ग हो जाते हैं, पर उनकी अहमियत हमारे ज़िंदगी में कभी कम नहीं होती। आज तुम जो सुख सुविधाओं की ज़िंदगी जी रहे हो इसके लिए तुम्हारे माँ बाबूजी का योगदान तुमसे भी कितना बढ़कर है यह तुम सोच भी नहीं सकते। आज तुम जिस माँ बाबूजी को ओल्ड फैशन कह रहे हो, कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें पुराने ओल्ड फैशन कहेंगे, तब क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? गांव में रहना इसका मतलब ये नहीं कि वे लोग हमेशा ही अनपढ़ गंवार होंगे। उनका व्यवहारिक ज्ञान तुम्हारे डिग्रियों से कहीं बढ़कर है। मुझे अगर तुम्हारा यह चाल चलन पता होता तो मैं तुम्हारा नाम कभी प्रमोशन के लिए रेकमेंड नहीं करता। जो व्यक्ति अपने बुजुर्ग माता पिता के सम्मान और इज्जत नहीं करता है वो हमारे कंपनी में प्रमोशन के लायक नहीं है। अब चंदन धीरे से कहता है, सर आप सही कह रहे हैं। माँ बाबूजी ने मेरे लिए न जाने कितने त्याग किए हैं। मुझे अब समझ में आ गया है और मैं अब से अपने माँ बाबूजी को सबसे गर्व से मिलवाऊंगा और मुझे प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। आप जब मुझे प्रमोशन के काबिल समझेंगे तब मुझे दीजिएगा। बेटे की बात सुनकर अब माँ बाबूजी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। अब चंदन सभी गेस्टों से गर्व से अपने माँ बाबूजी को मिलवाने लगा।
माँ बाबूजी बॉस की तरफ आभार भरी नजरों से देखते रहे। कम से कम उनके बेटे को सही राह दिखाने में बॉस ने आज जो काम किया था वो सच में सराहनीय था। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।